नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। और यह हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसमें हम बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है और 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से प्रचार बंद हो गया है और अब किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा। हालांकि जैसे कि आपने देखा होगा कि कल आज का प्रचार आखिरी दिन होने की वजह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना रोड शो किया और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया गया और भरपूर तैयारियां की गई कि किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो या फिर पक्ष की सपा, बसपा या भाजपा, किसी की बात करें, सभी पार्टियों ने तैयारियां भरपूर करी हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपी नड्डा। आइए आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। को डिलिस्ट करना तो बहुत बड़ा काम, ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है। और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना। और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज को एड्रेस किया और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की। तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहां पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग, और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे 5 राज्यों के वोटर्स को धन्यवाद देता हूं और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं। और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे, उनको भी मैं। तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसको जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे, आपने सुना। और देखिए हमारा ये कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसपे आज हम बात कर रहे हैं 7वें चरण के चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रचार अब थम चुका है और सभी ने अपनी तैयारियां कर ली है, किसी ने कोई कसर नहीं बाकी रखी है इस चुनाव को लेकर के। अंतिम चरण का ये चुनाव है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव जो कि 7 चरणों में होना था, 7 मार्च को इसका 7वां यानी कि आखिरी चरण ये होना है, जिसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर हमारे साथ देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से और नितिन दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी सोनभद्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नितिन, सबसे पहले आपके पास आते हैं और जानते हैं क्या आप देख रहे हैं 7वें चरण के चुनाव को लेकर के, कितनी तैयारियां हो गई हैं, चाहे वो पक्ष की बात करें या विपक्ष की, किस तरीके का माहौल तैयार हुआ है? देखिए बिल्कुल आपको बताते हैं कि 7वें चरण का आज मतदान का जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है, क्योंकि आपको बताते हैं कि 9 जिलों की 54 सीटों में आज चरण है उसमें चुनाव होना है। पूर्वांचल के आजमगढ़ और बनारस, जो बनारस की जो सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय सीट भी है, तो उसमें भी उन्होंने चुनाव प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। काफी विश्वनाथ के दर्शन से लगाकर रोड शो से अगर बात करी जाए तो रोड शो देख रहे हैं प्रधानमंत्री के मिली थी। वही मऊ जो सीट है वो भी बाहुबली के बेटे जो है वो चुनाव हो रहा है, जो अभी 2 दिन पहले कुछ विवादित उन्होंने बयान भी दिया था। राहुल, अगर आपके पास आए और जानना चाहे, देखिए साफ तौर पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो लखनऊ होते हुए ही जाता है, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? जो ओवरऑल अगर बात की जाए 9 जिलों की 54 सीटों पर यह वोटिंग होनी है और इसी के साथ आपको बता दें 349 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो क्या स्थिति बनती दिख रही है?
देखिए, अंतिम चरण का मतदान है जिसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले जो प्रचार था वो बंद हो गया है। सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक के रखी है। चाहे खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह, सभी ने 7 चरणों में पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। 300 प्लस का जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही है उसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी उतारे थे उनके पक्ष में प्रचार किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कड़ी चुनौती दी इस प्रचार में। जिस तरह से 6 चरणों में लगातार अखिलेश यादव की जनसभा रोड शो में भीड़ है, निश्चित तौर पर कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। और उसके अलावा जो कांग्रेस है, काफी लंबे समय बाद वो 400 विधानसभा पर उसके अपने प्रत्याशी उतारे हैं, खुद प्रियंका गांधी कमान संभाली, तो निश्चित तौर पर कांटे की लड़ाई है। बीएसपी भी अंदरूनी खाने काफी मजबूती से लड़ रही है। अमित शाह ने खुद इसकी तारीफ की है कि बीएसपी भी विधानसभा चुनाव काफी अच्छे तरीके से लड़ रही है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जो मेहनत की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए, वोटों को लुभाने के लिए, उसको कितना कामयाब हुए। जी राहुल, प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि विपक्षी इसको भी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, वहां पर जनता क्या कुछ देख रही है इस तरीके को? कि देखिए, यूक्रेन का मुद्दा भी अब ले आया गया है, तो क्या इसका डिस्कशन करना, क्या ये राजनीति करना नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई छात्र हैं, कई नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंसे थे, उनको धीरे धीरे उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट खुद उन छात्रों को और नागरिकों जो वहां पे फंसे थे उनके लिए विशेष सुविधाएं हैं, उनके लिए कंट्रोल स्थापित किया गया। लेकिन ऐसे में जब चुनाव चल रहा है, विपक्षों के लिए एक बड़ी है हमला साबित हुआ है, हमला कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार यूक्रेन में भारतीय फंसे हैं, वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, वो भी तब जब चुनाव सर पर है, चुनाव मतदान हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष ने यूक्रेन के मुद्दों को भी बढ़ चढ़ कर सरकार को घेरा कि सरकार ने जो छात्र फंसे हैं उनके लाने के लिए तत्परता नहीं दिखा रही है, तेजी नहीं दिखाई, जिसको तेजी दिखानी चाहिए थी। तो कल पलटवार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जिस तरह से वो जनसभा को संबोधित करते वाराणसी में उन्होंने तमाम यूक्रेन को लेकर तमाम बातें कही कि वहां से छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 4 से 5 मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्री को डिप्लॉय किया गया है, वो जो यूक्रेन की सीमा वहां से लगे हुए उनको लाने का संभव प्रयास करी। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हर एक मुद्दा विपक्ष खोजता है कि किस मुद्दे को लेकर सरकार को घोरे। यूक्रेन का मुद्दा भी यही है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे मायावती ट्वीट के माध्यम से करें, और प्रियंका गांधी भी मंच से सरकार को घेर रही है, और अखिलेश यादव भी लगातार मंच के माध्यम से यूक्रेन में जो भारतीय अभी भी फंसे हैं उसको लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी बिल्कुल। वहीं अगर सोनभद्र से बात करें तो देखिए, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनभद्र से संवाददाता है। ज्ञान, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति आप देख रहे हैं और जमीनी मुद्दा आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने 7 मार्च को घर से निकलेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो जमीनी मुद्दे हैं, यहाँ पे शिक्षा, आवास, इसके अलावा रोड, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे आज भी 5 तक जीत जाने के बाद 10 तक खड़े हुए हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में जो इस बार 10वीं और 12वीं के लड़कों को प्रमोटेड किया गया है, जो भी सरकार से काफी नाराज है। तो उनको कहीं न कहीं एडमिशन कई जगह से नहीं मिलता रहा है और वो सरकार के जो है नीतियों को हमेशा कोसते नजर आ रहे हैं। जी नितिन, अगर आपके पास आए और आपसे जानना चाहे, देखिए मैंने राहुल से भी पूछा कि यूक्रेन वाले मुद्दे पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है, तो इस पर आपने भी देखिए कानपुर से जो छात्र वापस आए उनसे बातचीत करी और लगातार आप नजर बनाए हुए थे, तो इस मुद्दे को लेकर के क्या स्थिति आप देखते हैं कि यूक्रेन का जिक्र करना क्या राजनीति करना, और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? के बारे में अगर बात की जाए, यूक्रेन मुद्दा जो है वो चुनाव का 7वां चरण, जिसका आज चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पे भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में जो छात्र हैं वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, वो वहां पर फंसे हुए हैं। अगर कानपुर की बात किया तो कानपुर में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार की तरफ से जो बच्चे वहां फंसे हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, तो कहीं ना कहीं जो उनके माता पिता हैं, जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, उनके माता पिता के अंदर भी एक उत्साह है इस बात को लेकर कि भारत सरकार ने उनकी सुनी, नरेंद्र मोदी ने उनकी सुनी, और जो बच्चे हैं उनके वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से वापस इंडिया लाए जा रहे हैं, उनके घर को पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसका फर्क भी पड़ रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं वो भी
जो वहां से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कुछ छात्रों ने ऐसा भी वीडियो बना के भेजा है कि जो वहां पर फंसे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, अगर चुनावी मुद्दे की बात करी जाए, तो कुछ दिन पहले भी चुनावी मुद्दों में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भ्रामक वीडियो भी बनाकर भेजे जा रहे हैं, जो भेजे तो इंडिया से जा रहे हैं लेकिन उनको बताया बाहर से जा रहा है। जब पुलिस उन वीडियो की जांच करती है तो जांच में पाया जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित है, जिन्होंने इस तरह का वीडियो बनाकर भेजा और चुनाव प्रचार में इसको जो भ्रामक जो स्थितियां हैं, जो पैदा करने वाली है, जो भ्रांतियां फैलाने वाली स्थितियां हैं, उनको यहाँ पर पेश किया जा रहा है इन वीडियो के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के मामले को भी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील ये मुद्दा है, लेकिन हालांकि राजनीति से ये अछूता नहीं रहा और इस पर भी राजनीति की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो और भी आरोप लगते रहे, फिर वो चाहे परिवारवाद हो या माफियावाद या कब्जा, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा जा रहा है कि जनता इनको नकार चुकी है। तो वहीं जब ये बात होती है तो फिर क्या सपा के ऊपर सीधा टारगेट है और क्या इससे बैकफुट पर आती दिख रही है जो विपक्षी पार्टी है? नितिन, मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं अनमोल कि जो इस समय अखिलेश यादव जो अपने चुनाव प्रचार के जहां भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वहां पर बिल्कुल अपने आप एक उत्तर प्रदेश का है उसकी तरह घोषित करके चले जा रहे हैं कि 10 तारीख। लेकिन सबसे बात यह है कि जो अभी आखिरी चरण का जो 7वें चरण का जो चुनाव है, इसमें वोटिंग होनी है। अभी इसमें 54 जो जिलों में जो वोटिंग होनी, 54 मतदाताओं की जो वोटिंग होनी है, उसमें अभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव शुरू से लेकर आखिर तक बीजेपी के ऊपर हमलावर है। इन्होंने पहले चरण की जो मतदान हुआ था उसमें शाम को जैसे ही मतदान खत्म हुआ है तो अखिलेश यादव ने एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले चरण में शून्य है और दूसरे चरण में शून्य होगी और तीसरे चरण में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने 2017 में भारी बहुमत से सरकार भी बनाई थी, फुलझड़ी की सरकार बनाई थी। अगर बात की जाए 2012 की, तो 2012 में जहां पर छठे चरण का चुनाव में जहां पर 2012 में 36 सीटें समाजवादी के पास थी, वही 2017 में समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें थी उन्हीं जिलों में। जी सोनभद्र से बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल आखिर भी बताया आपने। अगर सोनभद्र चले और देखिए ज्ञान, मेरा सवाल आपसे कि क्या देख रहे हैं आप, क्या इस बार विकास पे बात नहीं हो रही है और क्या इस बार रोजगार पे बात नहीं हो रही, या इन मुद्दों को लेकर के वहां पर है, या क्या जाति का समीकरण बनता दिख रहा है? तो क्या जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वहां पर और क्या समीकरण बनता आप देख रहे हैं? जरा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। अगर समीकरण की बात करें तो हमारे सोनभद्र जनपद में जब से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, यहाँ पे लोग समीकरण ही लगातार बना रहे हैं लोग, जिसमें जाति धर्म को लेकर काफी जोड़ा जा रहा है और जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, व्यक्तिगत मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सोनभद्र की देखें तो पूरी तरीके से सरबरा गई है और यहाँ पे सोचिए कि जो आदिवासी क्षेत्र के हमारे जो गरीब हैं उनको शोषण भी किया जा रहा है, जिसको लेके वो काफी परेशान भी है। और आदिवासियों का ये कहना है कि अगर हम सरकार हमको सुविधाएं अगर यहाँ पे देती तो हमको इतनी जल्दी नहीं झेलनी पड़ती जो आज हमको जल्दी पड़ती है। अगर एक छोटी सी बीमारी भी होती है तो हमको वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है। तो और इसको लेकर जनप्रतिनिधि कोई भी आज तक 5 साल हो गए कोई सचेत नहीं दिख रहा है जी। वहीं अगर बात करें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी के द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किए गए, साथ ही साथ विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हमलावर होता दिख रहा है और क्या वादे वो कर रहा है कि अगर हम आते हैं तो ये जो हम वादे कर रहे हैं इनको पूरा किया जाएगा? तो किन वादों को वो जनता के बीच लेकर जा रहा है अगर विपक्ष की बात करें? बात करें तो विपक्ष में यहाँ पे आज के डेट में जो सपा है, सपा विपक्ष के रूप में खड़ी है और विपक्ष जो है जो 5 साल बीजेपी सरकार ने जो किया है उसको लेकर जो है हमेशा घेरे में रखा हुआ है। हाँ, और जिन्होंने जो 2012 में जो सपा की यहाँ पे सरकार रही, जो यहाँ पे कार्य किए गए थे और उन कार्यों को सिर्फ बीजेपी ने एक अच्छे से जो है उसको लेके दिखाया है। हालांकि काम कुछ नहीं हुआ है और सपा सिर्फ उसी को फोकस भी कर रही है और जनता के बीच में वही लेके जा भी रही है।
राहुल, अगर आपके पास आए तो चुनाव पर आप पैनी नजर रख रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और इस कल जब हमने देखा कि उन्होंने मेगा रोड शो भी किया, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और जो भव्य रूप देने का प्रयास किया गया तो कितना कामयाब ये रहा? पार्टी अपनी तरफ से पूरा जो आजमाइश आजमा रही है। कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल रखा है। तमाम वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपने कल जिस तरह देखा रोड शो के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने गए। इसके बाद एक चाय वाले की दुकान पे गए। इसके बाद वहां पर बना चुनाव है, तो निश्चित तौर पर हर पार्टियां कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता फिर से वो बीजेपी सब काबिल, तो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि दोबारा वो सत्ता में आए। प्रयास सभी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन 10-5 पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसको अपना नेता चुना है। जी वाराणसी की अगर बात करें तो देखिए, लगातार जो विपक्ष पार्टी है, क्या अगर उसकी बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके रैलियां की थी। तो आखिर क्या ये इतना अहम है वाराणसी, जो जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता दिख रहा है? राहुल, देखिए, निश्चित तौर पर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी एक ऐसा अहम जिला है जिसको लेकर सभी पार्टियां वहां से पूर्वांचल पर निशाना साध सकती है। पूर्वांचल को वाराणसी एक धार्मिक स्थल भी है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो ऐसे में वहां पर ज्यादा जमाई वो निश्चित तौर पर पूर्वांचल में बड़ा संदेश देने में कामयाब होगा। और शायद यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कल जिस तरह से वहां पर रोड शो किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा की, और रात को अखिलेश यादव ने भी बनारस में एक रोड शो निकाला। उसमें भी काफी भीड़ देखने को मिली। जो कहीं ना कहीं जो चुनावी पंडित है उनके लिए इस बार कश्मकश की स्थिति है कि आखिर जनता है वो किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही है। क्या मुद्दे जो आप लोगों से जो रूबरू है रोजाना के जीवन में, उसको ध्यान रख के हमने मतदान कर रही है, या तो की राजनीति लेकर जिस तरह से राजनीतिक दलों ने पहले और दूसरे चरण के बाद पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ ले गए, तो क्या जनता उससे प्रभावित हो कर रही? तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सोमवार को जब 80% का मतदान होगा, उसके बाद से किस्मत का सभी खाना वो बंद हो जाएगा। 10 मार्च को चाबी जनता जिसको दी होगी उसकी चाबी खुलेगी, ताला खुलेगा। और निश्चित तौर पर जो सपना सहयोग कर जो पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे, जातिगत समीकरण देख के जो मुद्दे संकल्प पत्र की घोषणा की थी, जनता ने उस पर कितना विश्वास किया, 10 मार्च को वो पता चलेगा। जी बिल्कुल। राहुल, अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 54 में से 37 सीटें भाजपा को मिली थी। तो इस बार क्या समीकरण बनता दिख रहा है, या फिर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल नजर आ रहा है? 17 से 2022 5 साल का लंबा अंतराल होता है, और 5 साल में जिस तरह से कोविड का एक महामारी आई थी, कोविड की एक महामारी आई थी, उससे कई लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कोविड के बाद से जिस तरह से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, खासकर निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों की, चाहे पेट्रोल की बात करें या घर के में सिलेंडर का जो यूज होता है उसकी बात करें, या जो तेल सरसों का तेल है या अन्य चीजें, सभी की महंगाई है जिसको लेकर जनता बहुत परेशान है। जब हमारी लखनऊ में मतदान हो रहा था, हमारी बात हुई थी जो मतदाता हैं उनका साफ साफ कहना था कि वो इन्हीं मुद्दों को से ध्यान में रखकर अपना वोट कर रहे हैं। दूसरी एक बात है कि जो अभी तक 6 चरणों में चुनाव हुआ, एक चीज जो देखने को मिली है कि शहरी मतदाता मतदान करने कम पहुंचा है, अपेक्षा ग्रामीण मतदाता की संख्या ज्यादा दिखी है, और खासकर महिलाओं की। तो निश्चित लोगों ने मतदान किया, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जिसने कहीं ना कहीं जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का, काशी का विकास हुआ, उससे भी प्रभावित होकर कई लोगों ने मतदान किया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि किसने पहला बाजी मारी है। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है क्या वो प्रभावित हुई है, या जो मुद्दों को लेकर चुनाव शुरू हुआ था, जो किसान की मुद्दों की बात कर ले या अन्य मुद्दों की बात कर ले, तो क्या जनता ने उन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया है? जी नितिन, अगर आपके पास है और जानना चाहें कि देखिए इन 5 सालों में जिक्र हो गया कोरोना काल का भी, महंगाई का भी, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? और देखिए एक बात मैंने क्वेश्चन आपसे भी किया था कि कब्जा और परिवारवाद, तो लगातार आप क्राइम की खबरों पर वो देखते रहते हैं, तो इस पर क्या देख रहे हैं जनता का रुख? आखिर कितने क्या आप बताएंगे कि कब्जा करने वाले माफियावादी और परिवारवादी जो ये जिक्र किया जा रहा है, इस पर कितना अंकुश लग चुका है, और जनता के मूड, जो जनता का मूड है वो क्या कह रहा है?
हमको आपको बता दें, जैसे कि राहुल ने भी एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा सबसे बड़ा था कि राम मंदिर का मुद्दा। बिल्कुल। उसके बाद 5 साल की 2017 में सरकार बनती है। 2017 में सरकार बनने के बाद करीब 2 साल जो है वो कोरोना में चले जाते हैं। उसके बाद जो है कोरोना में जाने के बाद कई जिंदगियां भी अस्त व्यस्त होती हैं, कई जो गृहस्थियां हैं जो गरीबी की मार में, तो उनको, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज एक और भी सामने आती है कि सामने चीज आती है कि 2017 में सरकार बनती है, उसके बाद कोरोना आता है। 2 साल कोरोना में पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीति के साथ जो विकास है उसको पूरा प्रेशर पड़ता, पूरा जो है जो विकास का जो ग्राफ था वो भी घटा हुआ था और जो महंगाई थी वो भी चरम पे आई थी। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पूरी राशन की जो सुविधा मुहैया कराई गई, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वोटरों के ऊपर जरूर है। कहीं ना कहीं वोटर इस चीज को जरूर दे रहे हैं, क्योंकि वोटर जो है जो मन लुभाने, जैसे कि अभी अखिलेश यादव ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा कि 300 यूनिट बत्ती जो है, लाइट जो है वो फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर जो है वो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनमें जरूर पड़ता है। जैसे कि अभी अगर राशन की बात की जाए, लैपटॉप की बात की जाए, तो 2 महीने पहले ही जैसे ही आचार संहिता लगने वाली होती है उससे ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार में लैपटॉप बांटे जाते हैं छात्रों को और टैबलेट बांटे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये लाभकारी स्कीम है इनसे कहीं ना कहीं जो है असर जरूर पड़ेगा। सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि अगर रुझानों की अगर बात करी जाए या जो वोटर है अगर उनके मन की बात करी जाए, तो जैसे जैसे स्मार्ट सिटी बनती जा रहे हैं वैसे वैसे वोटर जो है वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। पहले तो अपना वोट जो वोटर होते थे डाल के आते थे और बताते थे कि भाजपा को दिया या समाजवादी पार्टी को दिया या कांग्रेस को दिया, लेकिन अगर आज मतदाता से बात की जाए कि आपने वोट किसको दिया है तो वो नहीं बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पहले बता देते थे कि 2012 में किसकी सरकार बनेगी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, 2017 में किसकी सरकार, लेकिन अगर बात करी जाए तो राजनीतिक जो पंडित हैं उनकी भी कोई प्रतिक्रिया 2022 के चुनाव को लेकर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है, चुनाव के बाद जो 10 मार्च को रिजल्ट आना है ये देखने वाला बहुत ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि सभी पार्टियां जो है फुल बहुमत की सरकार बनाने के अपने दावे कर रही हैं। 2012 में जो विकास किया अखिलेश यादव ने उसका लोगों को बता रही है कि हाँ 2012 में जो हमने विकास किया, सुशासन की बात की जा रही है कि 2012 में हमारी सरकार में सुशासन था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी, महंगाई के साथ साथ गुंडागर्दी की मार झेलनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विकास के मुद्दे की कोई भी बात इस समय नहीं हो रही है और ना ही किसी के विषय में बात हो रही है या किसी की या कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं हो रही कि हम बिल्कुल विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। और चुनाव लेकिन बेहद रोमांचक हो चुका है क्योंकि सपा और भाजपा दोनों में एक कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कुछ भी कह पाना मुश्किल है और फैसला 10 मार्च को आना है। वहीं ज्ञान, अगर आपकी बात करें तो आपने देखिए लगातार दोनों को सुन रहे हैं, हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, नितिन दीक्षित न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, तो आपने दोनों को सुना। तो ऐसे में अगर बात करें सोनभद्र की, तो शिक्षा को लेकर के और अस्पताल को लेकर के आपके जिले में क्या स्थिति है और 2017 के बाद 2022 में क्या फर्क देख रहे हैं? सालों में कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिला है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो। ठीक है, और शिक्षा की बात करें तो वैसे भी जो यहाँ के बीजेपी के जो भी प्रत्याशी रहे यहाँ पे वो सिर्फ एक ही बहाना बनाते रहे कि कोरोना काल में व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, जिसको लेकर लोगों में भी काफी रोष व्याप्त है। और वही कई ऐसे आदमी बच्चे हैं जो अपने कैरियर को लेकर बीजेपी सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस सरकार ने हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। यानी व्यवस्था तो जी, यानी जिला कोई भी हो स्थिति साफ नहीं है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नितिन, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, देखिए 349 सीटों पर मतदान हो चुका है और आमतौर पर जब 3 या 4 चरण का मतदान हो जाता है तो ये कयास लगाए जाते थे कि किस पार्टी का कौन सी पार्टी आती दिख रही है और किसका चुनाव कौन जीतती नजर आ रही है, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो। क्या आप देख रहे हैं 349 सीटों पर मतदान हो चुका है, क्या स्थिति बन रही है या अभी इस बार का चुनाव इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है? देखिए, आपको अब तो एक बात बता दूं कि 54 सीटों में 7वें चरण के जो आखिरी चरण है, 7वां चरण है, 7वें चरण की 54 सीटों में चुनाव होना है। 54 सीटों में अगर बात करी जाए कि किसकी सरकार बन रही है किसकी सरकार नहीं बन रही है,
तो ये आप भी जानते हैं कि सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अपनी सरकार बनने के दावे कर रही है। मायावती अलग बोल रही है कि मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हमारी सरकार बन रही है, सपा बोल रही है कि हमारी सरकार बन रही है, और योगी आदित्यनाथ और उनके कई अन्य नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम फुल फ्लैश में उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि हाथी किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, यानी अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं अगर राहुल आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा यही है कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, इन दोनों का भाजपा की पार्टी में आने से कितना फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? राहुल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद दोनों ही जो भाजपा में आके शामिल हो गए, तो इस गठबंधन से कितना फायदा हो सकता है भाजपा को? देखिए, पूर्वांचल गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी छोटे छोटे गठबंधन किया है और जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया, और निश्चित तौर पर जो भूमिका अहम रहने वाली है वो छोटे छोटे दलों की है। दलों को अपने साथ लाकर 325 का जो जादुई आंकड़ा था उसको छुआ था, और इस बार समाजवादी पार्टी भी भाजपा की राह पर है, और जिस तरह से उसने भी छोटे छोटे दलों को इस बार साधने की कोशिश की है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले या जो अपना दल पटेल है, जो उनकी मां है कृष्णा पटेल, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की है, और अन्य छोटे छोटे दल है जिनको अपने साथ लाने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है और कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखिए राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े, नितिन दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ थे, और ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो चुनाव आखिरी चरण का बचा हुआ है और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, और ये इस पर विशेष नजर रहने वाली है क्योंकि वाराणसी इसमें शामिल है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता रूपी चाबी किस नेता की किस्मत का ताला खोलती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।